चलिए बच्चों, पहली चीज तो सबको हार्टली सॉरी, है ना। क्लास में काफी गैप हुआ और ये दोबारा रिपीट नहीं होगा पूरे सोशियोलॉजी के सिलेबस में। तो ये पहली और आखिरी बार गैप हुआ। इसमें बहुत सारे रीजन थे, टीचर्स डे, गणेश पूजा, इसके बाद फैमिली पेरेंट्स वगैरह भी आ गए थे, है ना। थोड़ा मेरी तरफ से भी आलस हुआ होगा। चलिए अपन अब इन सारे रीजन्स को दूर करते हैं और रेगुलर वापस शुरू करते हैं ना। हम पढ़ रहे हैं दुर्खीम, एमाइल दुर्खीम या एमील दुर्खीम। इसमें हमने एक प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, धर्म का सिद्धांत पढ़ा, जो एमील दुर्खीम है, जिन्होंने टोटम पर सब कुछ बोला। दूसरा सुसाइड, आत्महत्या का सिद्धांत, जिसको इन्होंने बोला कि आत्महत्या व्यक्तिगत नहीं सामाजिक, कॉज ऑफ सुसाइड इज नॉट इंडिविजुअल बट सोशल। और तीसरा जो आज हम शुरू करेंगे वो है डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन सिद्धांत। चौथा पढ़ेंगे सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य। ये चार हैं जिसमें आज हम तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा कंप्लीट करेंगे, है ना। कमेंट सेक्शन किस पे आएगा? बच्चों के कमेंट्स अच्छा इस पे आते जाएंगे, ठीक है, बढ़िया, थैंक यू। हाँ कोई नहीं। अब हम आज यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। कल जो होगी वो होगी आज तक के जितने भी PYQs हैं उनकी प्रैक्टिस होगी। तो आज हम 3 प्रिंसिपल कंप्लीट कर लेंगे और कर PYQ की प्रैक्टिस होगी। इसके बाद चौथा और आखिरी कंप्लीट कर देंगे। हम सारे PYQ लगा के देख लेंगे कि एमाइल दुर्खीम के क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं कि नहीं। तो 3 थ्योरी हैं, थ्योरी ऑफ रिलीजन, थ्योरी ऑफ सुसाइड एंड थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ये 3 आज हम कंप्लीट करेंगे। कल इन सब के PYQs लगाएंगे और देखेंगे जो हमने क्लास में पढ़ा उससे कितने % क्वेश्चन हमारा कवर हो रहा है। चलो समझते हैं। श्रम का विभाजन सिद्धांत। तो जैसा कि आपको हम बता चुके थे, जो एमाइल दुर्खीम है, इनकी जो पहली बुक है वो इसी पे आई थी। PhD भी इन्होंने इसी टॉपिक से की थी, थियोरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इनकी बुक पब्लिश हुई थी, डिवीजन ऑफ लेबर इन हायर सोसाइटी। ये बुक इनकी पब्लिश हुई थी, है ना। इसको समझना है। अब इसमें क्या क्या समझना है ध्यान से है ना। तो बुक है, इसमें पढ़ना है सोसाइटी की सॉलिडेटरी, सॉलिडेरिटी। दूसरा पढ़ेंगे लॉज या कानून। फिर पढ़ेंगे क्या कारण है डिवीजन ऑफ लेबर का। फिर पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ लेबर का परिणाम क्या है, आउटकम्स क्या है। और इसके बाद एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर कौन सा है, असामान्य। एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। और फिर हम मार्क्स से कंपेयर करेंगे कि मार्क्स डिवीजन ऑफ लेबर को क्या मानता था और एमाइल दुर्खीम क्या मानता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो थियरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर को समझना बहुत आसानी से। चलो देखते हैं। बात करते हैं प्राचीन समाजों की, प्राचीन आदिम समाज, प्रिमिटिव सोसाइटीज। तो शुरुआत में जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी वो बहुत छोटी थी, स्मॉल साइज्ड सोसाइटी थी, छोटा समाज था। छोटा समाज था तो हर व्यक्ति के कामों को रेगुलेट कर सकते थे और व्यक्तियों को एक किया जा सकता। तो हम क्या करते थे, कुछ ऐसे विश्वास, बिलीव्स पैदा करते थे और उन बिलीव्स के बेस पर लोगों को एक रखते थे, है ना। कोई टोटम या देवता इस तरह का हम रखते थे ना। तो दुर्खाइम कहते हैं
दुर्खाइम कहते हैं जब शुरुआत में समाज प्रिमिटिव था, छोटा था, तो लोगों को एक रखने के लिए हम विश्वास वगैरह ना, टोटम, जिसमें उन्होंने टोटम बोला, जानवर पेड़ कोई एक के प्रति लोगों की भावना एक रखी है ना, समझना। तो इन्होंने कहा जो छोटा समाज होता है उसमें हम किसी भी चीज, जैसे खासकर टोटम, टोटम क्या होता है हम देख चुके हैं, कोई भी पेड़, कोई भी पौधा, कोई भी जानवर, कोई भी पत्थर, पहाड़, सूर्य, चंद्र, जिसके नाम पर हम समाज को एक रख सकते हैं, जिसमें लोगों की श्रद्धा होती है, उसे बोलते हैं टोटम। तो इसमें हम एक रख सकते हैं। तो छोटे समाज को हम बिलीव्स के दम पर, विश्वास के दम पर एक रख सकते हैं। एक रख सकते हैं और इस तरह की एकता को यांत्रिक एकता, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी या सॉलिडेरिटी बोलते हैं। तो इसे उन्होंने कहा मैकेनिकल सॉलिडेरिटी बोलते हैं। तो अगर हम छोटे से समाज को किसी विश्वास के दम पर एक रख सकते हैं, तो इस तरह की यूनिटी को, सॉलिडेरिटी को यांत्रिक एकता या मैकेनिकल एकता बोलते हैं। तो मैकेनिकल कहाँ होती है? प्राचीन समाज में। तो आपसे मैं अगर पूछूं कि कहां पर आपको मिलेगा यांत्रिक एकता, तो आप कहोगे प्राचीन अविकसित छोटे समाज में मिलेगी। किसके दम पर? विश्वास या बिलीफ के दम पर हम समाज को एक रख सकते हैं। अब होगा क्या, ये धीरे धीरे सोसाइटी, जो समाज है, ये छोटा था, है ना, धीरे धीरे यहां क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जिसको दुर्खाइम ने या दुर्खीम ने बोला सोशल डेंसिटी इंक्रीज होगी। सोशल डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो उन्होंने कहा क्या होगा, धीरे धीरे समाज बढ़ता जाएगा, समाज बढ़ता जाएगा, प्लस लोगों का आपस में संपर्क बढ़ता जाएगा, कांटेक्ट बढ़ता जाएगा। और कांटेक्ट बढ़ने को बोला है मोरल डेंसिटी, नैतिक घनत्व। तो दुर्खाइम कहते हैं जो शुरुआत के पॉपुलर समाज थे, कम लोग थे, और उसमें जो एकता थी उसे बोलते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, यांत्रिक एकता। फिर हुआ क्या, समाज बड़ा हो गया, लोगों के बीच कांटेक्ट बढ़े, समाज बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने को बोला क्या बोलते हैं उसको, सोशल डेंसिटी, सामाजिक घनत्व। और लोगों का कांटेक्ट एक दूसरे से बढ़ा, उसे बोलते हैं नैतिक घनत्व। अब हुआ क्या कि अब समाज बहुत बड़ा है, तो मान लो बहुत सारे एक जैसा काम करने वाले आ गए। मान लो मिठाई की दुकान वाले, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिठाई की दुकान वाले हो गए। तो जब एक जैसे काम करने वाले होंगे तो अवसरों को लेकर संघर्ष होगा। अवसर मतलब सब चाहते हैं हमारी दुकान चले, हमारी बिक्री हो। तो जितना समाज बढ़ेगा उतना एक जैसे काम करने वालों में संघर्ष होगा। जब तक छोटे समाज थे तो एक जैसे काम करने वाले लोग बहुत नहीं थे, है ना, तो संघर्ष जैसी कोई बात ही नहीं थी और विश्वास के दम पर लोग थे। पर जब समाज बड़ा होगा, एक जैसे काम करने वाले लोग होंगे, तो उनके बीच संघर्ष होगा, है ना। जैसे कपड़े बनने, कपड़े वाले होंगे, तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसा करते हैं कि संघर्ष को रोकना पड़ेगा। और हम ऐसा करते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग है ना, या रेडीमेड इंडस्ट्री है, और हम चाहते हैं रेडीमेड वालों में संघर्ष ना हो, तो ऐसा करते हैं, पुरुषों की जेंट्स रेडीमेड गारमेंट अलग दुकान लगा देते हैं, महिलाओं के अलग लगा देते हैं। तो इस दुकान और इस दुकान में संघर्ष होगा ही नहीं, सहयोग होगा। कोई अगर इस दुकान में जाए, बोले कि भैया मैं लेडीज गारमेंट चाहिए, तो क्या यहाँ चले जाओ, और यदि पुरुष के लिए ये यहाँ भेजेगा। ये बात समझ में आ गई। तो इन्हें कहा काम को बांट दो, पुरुष का अलग कर दो, महिलाओं को अलग कर दो। ऐसा करते हैं, किड्स वेयर भी अलग कर देते हैं, बच्चों का हम अलग रखते हैं। तो जितना ज्यादा समाज बढ़ता चला जाएगा उतना ज्यादा काम बटेगा। अब देखना, गांव और कस्बे उतने बड़े नहीं होते, तो आपको बच्चों के लिए अलग से दुकानें नहीं मिलेगी,
पर जब आप शहरों में जाओगे तो आपको फर्स्ट क्राई जैसे ब्रांड मिलेंगे, जहां केवल 2-4 साल, 2 दिन से लेकर 2 साल तक के बच्चों के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो अब देखो धीरे धीरे काम बंटने लगा है ना। तो उन्होंने कहा क्या होगा, समाज में काम बंटने लगेगा और इस चक्कर में लोगों के बीच संघर्ष रुकेगा, है ना। जैसे दूध की बात करते हैं तो एक ऐसा करेगा, दूध की डेयरी डाल देगा, एक दूध का प्रोसेसिंग सेंटर डाल देगा, है ना। ये बना देगा, श्रीखंड बनाएगा, दूध को प्रोसेस करके लस्सी बनाएगा। तो है तो दोनों ही दूध के बिजनेस में, ये दूध की डेयरी है, दूध बेचता है, और ये दूध का प्रोसेसिंग करके श्रीखंड, दही, लस्सी बेचता है। अब क्या होगा, इनके बीच संघर्ष नहीं, सहयोग होगा। ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है ये इससे दूध करेगा, ये कहा भैया डेयरी वाले हमें दूध दो, हमें श्रीखंड बनाना है, पनीर बनाना है, ये सब बनाना है। तो इन्होंने कहा जब समाज बड़ा होता है तो अपने आप काम का बंटवारा होना शुरू हो जाता है। तो काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर कब होता है, जब सोसाइटी बड़ी होती है। सोसाइटी बड़ी होती है तो लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए लोगों में काम का बंटवारा, और लोगों में जैसी काम का बंटवारा होता है तो वो अपने अपने काम के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये बात समझ में आ गई ध्यान से। तो ये दूध की डेयरी वाला है, ये प्रोसेसिंग वाला है, ये इसके बिना नहीं रह पाएगा, ये इसके बिना नहीं रह पाएगा। क्योंकि जब दूध की प्रोसेसिंग वाले को दूध ही नहीं मिलेगा तो प्रोसेस किसको करेगा, और जो दूध प्रोड्यूसर है, दूध उत्पादक है, उसका दूध कोई नहीं खरीदेगा तो व्यापार बंद हो जाएगा। तो जैसे एक इंसान के शरीर में सारे ऑर्गन एक दूसरे से जुड़े हैं, डिपेंड है ना। जैसे अपन बात करें किडनी की और बात करें लिवर की, तो लिवर यूरिया बनाता है और ये यूरिया किडनी शरीर से बाहर ले जाता है। तो यूरिया किडनी आपस में लड़ते थोड़ी है कि मैं श्रेष्ठ ऑर्गन हूं, तुम श्रेष्ठ नहीं हो। ये आपस में कॉपरेशन करते हैं। कैसा करता हूं, मैं अमोनिया से यूरिया बनाता हूं, तुम बॉडी से ले जाओ। तो जब काम बट जाते, इसका काम क्या है, यूरिया बनाना, इसका काम क्या, यूरिया फिल्टर करना। तो जब काम बांट दिए जाते हैं तो कभी भी संघर्ष नहीं, सहयोग होने लगता है। और इस तरह से स्थापित एकता को जैविक एकता, ऑर्गेनिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक कैसे, शरीर की तरह, है ना। तो जैसे एक शरीर में अलग अलग अंगों के बीच में, ऑर्गन्स के बीच में यूनिटी आ जाती है, ऐसी बड़ा समाज होने पर काम बंटता है और लोग एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। ये बात समझ गए। जैसे मान लो ये माइक वाला है, ये बोर्ड वाला है, तो हम लोग डिपेंड हो गए। अगर हमें डिजिटल बोर्ड नहीं मिलेगा तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे ऑनलाइन, है ना, उतने इफेक्टिवली नहीं पढ़ा पाएंगे। हम तो चलो व्हाइट बोर्ड में पढ़ा दें, पर बिना माइक कैसे बोल पाएंगे। तो जितना बड़ा समाज उतने ज्यादा काम पर डिपेंडेंसी होगी, और हम वैसे ही डिपेंड हो जाए। तो जैसे अलग अलग एक ऑर्गन एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो वहां पर ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी या जैविक एकता हो जाती है। तो दुर्खाइम क्या कहते हैं, छोटे समाज, कॉमन बिलीफ्स, साझे विश्वास, और इस कॉमन बिलीफ्स के दम पर लोगों में यूनिटी आ जाएगी, और इस यूनिटी को क्या बोलते हैं, यांत्रिक एकता, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। और जैसे जैसे समाज बड़ा हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, काम सबके बट जाते हैं, और इसी काम के बटने की वजह से लोग एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे हम लोग माइक वाले पे, बैटरी वाले पे डिपेंड हो गए, तो इसे क्या कहते हैं, सावयवी एकता, या इसी को बोलते हैं जैविक एकता। हिंदी में एक ही नाम होगा, ऑर्गेनिक यूनिटी। आ रहा समझ में। तो दुर्खाइम ने कितने तरह की यूनिटी बताई, 2 तरह की, छोटे सोसाइटी की अलग, बड़े सोसाइटी की अलग। छोटे को तो किसी एक साझे विश्वास जैसे टोटम के दम पर एक रखा जाता है, और यहां एक दूसरे पे डिपेंडेंसी हो जाती है ना, ऑर्गन्स की तरह। ये ऑर्गेनिक है। तो आपसे पूछा जाए कि समाज में कितने तरह की यूनिटी है, 2, और दोनों अपोजिट है, समझना, अपोजिट। ये क्या है छोटे समाज पर, ये क्या है बड़े समाज पर। इसका क्या है
कि लोग आपस में किसी कॉमन बिलीफ पर कंट्रोल, यहां डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, यहां डिवीजन ऑफ लेबर है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब यहां ध्यान से समझो। अब यहां क्या है? रिप्रेसिव, दमनकारी कानून बनाए जाएंगे। दमनकारी कानून समझो। यहां जो समाज है ना, यहां यूनिटी के लिए कोई खास आधार है नहीं। अगर व्यक्ति आपस में लड़ना चाहे तो लड़ ले, क्यों? डिपेंडेंसी नहीं है। बड़े समाज में जैसी काम बढ़ता है तो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी, लिवर और किडनी डिपेंड हो गए, लड़ ही नहीं सकते। बड़े समाज में जैसे डिवीजन ऑफ लेबर होता, अब लड़ाई हो ही नहीं सकती, डिपेंडेंसी आ गई। पर छोटे समाज में तो लड़ाई हो सकती है। तो छोटे समाज में एकता, यूनिटी बनी रहे, इसके लिए रिप्रेसिव लॉज, दमनकारी कानून बनाए जाते हैं। और ये दमनकारी कानून लोगों में झगड़ा नहीं होने देते। ये दो तरह के रिप्रेसिव लॉज भी दो तरह के होंगे, समझना। एक को बोलते हैं पीनल लॉ, दंडात्मक कानून। दंडात्मक कानून, दंडात्मक कानून का मतलब क्या होगा? दंड, पनिशमेंट। तो अगर समाज में लड़ गए, जैसे गाली गलौज कर दी, अपने यहाँ दंडात्मक है ना, आईपीसी लग जाती है, जेल भेज देते हैं, मर्डर कर दिया, किडनैपिंग कर दी, तो उन्होंने कहा रिप्रेसिव, दमनकारी कानून जो लोगों को समाज के कंट्रोल से बाहर, क्योंकि देखो यहां डिपेंडेंसी है ही नहीं। यहां तो हमने किसी एक दम पर एक करके रखा है कि हम सब हिंदू हैं, हम सब मुस्लिम हैं, हम सब सिख हैं, हम सब ईसाई, धर्म के नाम पर, टोटम के नाम पर, बिलीफ के नाम पर एक करके रखा। और ने कहा ना कि हम सब सनातनी हैं। तो ऐसी यूनिटी रखनी पड़ेगी क्योंकि आधार नहीं है कोई। और इस आधार को बचाए रखने के लिए दंडात्मक कानून, दमनकारी कानून बनाने पड़ेगा। उसमें पहला दंडात्मक, पीनल लॉज, इसमें अगर कोई क्राइम करेगा उसको सजा दे दो। और दूसरा है डिफ्यूज्ड लॉ। डिफ्यूज्ड लॉ, प्रसारित या प्रसरित कानून। इसमें ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिससे समाज में नैतिकता हो। तो दो तरह के कानून बनते हैं, एक जो लोगों को डरा के रखे हैं, पनिशमेंट, और एक लोगों में अवेयरनेस ले। तो जो छोटे समाज है उनकी यूनिटी को मैकेनिकल यूनिटी कहते हैं। और यहां दमनकारी कानून बनता है। और दमनकारी कानून भी दो तरह का होगा। आज ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, कल इन सब के एमसीक्यूज लगाएंगे। आप वापस सारी वीडियोस देखना और कल एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा, है ना। पीनल लॉज एंड डिफ्यूज लॉ। श्रम का विभाजन, यहां समझो। यहां रेस्टिट्यूटिव, सुधारात्मक, इसको रेस्टिट्यूटिव, प्रतिकारात्मक बोलते हैं आई थिंक। इसको रेस्टिट्यूटिव को हिंदी में मैं, एक सेकेंड, है ना। ये पूरी क्लास के बाद ये पूरी पीपीटी डल जाएगी। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हम इसमें आसानी से रिवाइज कर लेंगे ना। तो ये पीपीटी भी आपको डल जाएगी, जिससे आपको पढ़ने में या थियरी की दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो पूरा मैं समझा दे रहा हूँ। रिप्रेसिव, दमनकारी, और रेस्टिट्यूटिव मतलब प्रतिसंतुलात्मक। हाँ, रेस्टिट्यूटिव का मतलब है प्रति संतुलनात्मक। अब यहां समझते हैं। तो अगर सोसाइटी में एक दूसरे में एकता खत्म हो गई, कोई नियम बिगड़ गया, कुछ हो गया, तो हम वापस नियम लाएंगे। तो यहां कोई दंड नहीं देना, बस जो संतुलन बिगड़ गया उस संतुलन को ठीक करना है। उसे रेस्टिट्यूटिव या प्रति संतुलनात्मक, संतुलन बनाने वाला लॉ। छोटे समाज, कोई डिपेंडेंसी नहीं क्योंकि काम का बंटवारा नहीं। छोटे समाज में, आप छोटे छोटे गांव में जाओ, वहां पर एक ही आदमी सारे काम कर रहा है। छोटी सी दुकान, उसमें सब रखा हुआ है, थोड़ी थोड़ी से सब। शहर में जाओ, अलग अलग है। शहर में तो हर छोटे छोटे काम की अलग अलग आपको दुकान मिलेगी। उन्होंने कहा पर्दे की दुकान यहाँ है। गांव में ऐसा नहीं होता, एक ही दुकान में वो सब कुछ रखे हुए। तो छोटा समाज में काम का बंटवारा होता नहीं है। जब काम ही नहीं बटेगा तो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं होगी, और जब डिपेंडेंसी नहीं होगी तो आपस में यूनिटी नहीं होगी। इसलिए लोगों को सामान्य विश्वास, साझी विश्वास, कॉमन बिलीफ के दम पर एक रखा जाता है। और कहीं लोगों में
यूनिटी खत्म ना हो जाए तो रिप्रेसिव, डरा धमका के रखना पड़ेगा। देखो डिपेंडेंसी है, नहीं तो डराना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अब कानून बनाने ही पड़ेंगे। पर जब समाज बड़ा होता है, काम बढ़ जाता है, तो धमकाना नहीं पड़ेगा, डिपेंड है लोग, मजबूरी है। तो बस अपन को उस संतुलन को बनाए रखना पड़ेगा। तो दो तरह के लॉज बनते हैं। तो कितने तरह की यूनिटी होती है? दो, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक, है ना, यांत्रिक और सावयविक। तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। यूनिटी होने का कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है छोटे समाज का बड़ा समाज होना, इसे बोलते हैं सोशल डेंसिटी। दूसरा है लोगों का आपस में इंटरेक्शन बढ़ना डिपेंडेंसी की वजह से, जिसे बोलते हैं मोरल डेंसिटी। तीसरा कारण है जो कॉमन बिलीफ है उसका खत्म होना, है ना। लोग क्या है, समाज के नियंत्रण से बाहर होना चाहिए। तो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जब छोटा समाज था तो लोगों को क्या लगता था, हम एक हैं, और इसी एकता के भाव को कहते हैं सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। छोटे समाज में सबको लगता हम एक है। सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कंसाइंस का खत्म होना, समाप्त होना, डिक्लाइन होना, डिक्लाइन ऑफ कलेक्टिव। तो जैसे जैसे समाज बड़ा होता जाएगा, कलेक्टिव कंसाइंस कम होता जाएगा। इसके बाद कलेक्टिव कंसाइन के बाद पैतृक कार्य, जो हेरिडेटरी काम है, वो छोड़ना। तो जैसे जैसे क्या कारण है? समाज का बड़ा होना, समाज में लोगों कांटेक्ट होना, समाज का कंट्रोल खत्म होना। इस वजह से पहली यूनिटी से दूसरी यूनिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा रिजल्ट क्या है। अगर मैं पूछूं कि यांत्रिक एकता से, मैकेनिकल सॉलिडेटरी से अगर समाज ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है, तो दोनों में क्या रिजल्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो, यहां छोटा समाज था, यहां बड़ा समाज है। यहां काम का बंटवारा नहीं है, यहां काम का बंटवारा है। यहां स्पेशलाइजेशन, जब काम का बंटवारा ही नहीं है तो स्पेशलाइजेशन नहीं है, यहां स्पेशलाइजेशन है। इसका मतलब ये सभ्य और डेवलप्ड सोसाइटी नहीं है, ये हाईली सिविलाइज्ड, हाईली डेवलप्ड सोसाइटी है, क्योंकि काम बढ़ गया, सब स्पेशलिस्ट हो चुके हैं। यह समझो, यहां समाज का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। तो समाज का कंट्रोल मतलब कलेक्टिव कंसाइंस है, और यहां कलेक्टिव कंसाइंस नहीं है। अब व्यक्तिवादिता बढ़ेगी, ठीक है। यहां व्यक्ति का खुद का अस्तित्व ज्यादा जरूरी नहीं है, व्यक्तिगत अस्तित्व जरूरी नहीं है, यहां व्यक्तिगत अस्तित्व जरूरी है। यहां सब कुछ समाज, छोटा समाज वो स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट भी समझ में आ गए होंगे। तो दुर्खीम ने कहा कि जितना ज्यादा समाज बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा यूनिटी आएगी, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर होगा। तो समाज बड़ा है और समाज में सबको ही रहना पड़ेगा, इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर। तो दुर्खाइम की कमाल की बात है, हर चीज सोशल फैक्ट है। तो जो कल तो नहीं, परसों, कल तो एमसीक्यूज लगेंगे, सोशल फैक्ट्स। जब दुर्खाइम ने सबको क्या बोला? सोशल फैक्ट बोला। सोशल फैक्ट, धर्म क्या है? सोशल फैक्ट। जो समाज से है उसे सामाजिक, उन्होंने कहा धर्म समाज से आता है, आत्महत्या समाज की वजह से, डिवीजन ऑफ लेबर भी समाज की वजह से। तो सोशल फैक्ट माना। तो दुर्खीम ने कहा समाज का बड़ा होने से डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यह भी सोशल फैक्ट है। फिर उन्होंने कहा तीन क्या होता है, ऐसी कंडीशन होती है जब डिवीजन ऑफ लेबर काम नहीं होता। पहला है आदर्श विहीन डिवीजन ऑफ लेबर, एनोमिक। ये वर्ड तो इनका फेमस था। तो जहां पर नियम खत्म हो जाते हैं, देखो जब डिवीजन ऑफ लेबर कब तक काम करता है,
जब तक समाज में रूल्स है। पर अगर समाज में रूल्स नहीं होंगे तो फिर एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी वो अच्छे से काम नहीं करेगी। तो जब रूल्स खत्म हो जाएंगे तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो आदर्शहीन हो जाएगा। अगला है फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, 3 तरह के एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर। दुर्खाइम ने क्या कहा, जब जब डिवीजन ऑफ लेबर होगा तब तब यूनिटी होगी, 3 कंडीशन छोड़कर। एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर, असामान्य श्रम का बयान। तो इनने कहा 3 कंडीशन ऐसी है जब सोसाइटी की यूनिटी खत्म होती है डिवीजन ऑफ लेबर से। पहला है एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा है फोर्स। फोर्स का मतलब है कि जब किसी को किसी के इंटरेस्ट का काम ना मिले, किसी को योग्यता का काम ना मिले, तो ऐसे डिवीजन ऑफ लेबर का कोई मतलब नहीं। मान लो आप बहुत पढ़े लिखे और आपको बोला जाए कि आपको कल से झाड़ू लगाना, तो काम तो बांट दिया झाड़ू लगाना, लेकिन आपका मन नहीं होगा, तो ऐसा डिवीजन ऑफ लेबर कभी भी सोसाइटी में काम नहीं करता। तो अगर जबरदस्ती का डिवीजन ऑफ लेबर कराओगे तो भी नहीं चलेगा। तो एनोमिक, फोर्स्ड। तो पहला है जब नियम टूट जाए तब डिवीजन ऑफ लेबर नहीं चलेगा। दूसरा है जब फोर्स्ड हो तब डिवीजन ऑफ लेबर नहीं चलेगा, तो एनोमिक नहीं चलेगा। और तीसरा जब कोऑर्डिनेशन है ना, खराब समन्वय। तीसरा है बैड कोऑर्डिनेशन। तो इन्होंने कहा जब लोगों के बीच देखो, जब नियम खत्म हो जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन खत्म हो ही जाएगा, पर जब खराब समन्वय होगा, जैसे आपने सुना होगा सरकारी विभागों के बीच में, है ना, सरकारों के अलग अलग मंत्रालयों के बीच में कोऑर्डिनेशन कहाँ होता है। मान लो उद्योग मंत्रालय को उद्योग लगाना है, एनवायरमेंट वाले से उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा, उसे जंगल काटने की परमिशन ही नहीं मिल रही। तो अगर खराब समन्वय होगा तो भी यूनिटी नहीं आएगी, लड़ाई होगी। तो वैसे तो डिवीजन ऑफ लेबर हमेशा यूनिटी लाता है, पर 3 इस तरह के डिवीजन ऑफ लेबर होंगे जहां यूनिटी नहीं आती। तो ये 3 याद रखने हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। कितने तरह की यूनिटी होती है, 2। कितने तरह के होते हैं कानून, कारण क्या है समाज, रिजल्ट भी देख लिए क्या होगा, एबनॉर्मल 3 तरह के। और अब हमें समझना है मार्क्स को। मार्क्स और दुर्खाइम के बीच में क्या तुलना है, इसको समझना जल्दी से। तो मार्क्स और दुर्खाइम के बीच में इस लेक्चर को देखना, जो भी डाउट है आप कॉल करके पूछना। कल तो लाइव यूट्यूब पर होगी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। अब जो भी क्लासेस होंगी वो ऐप पर आएंगी और प्रैक्टिस यूट्यूब पर आएगी, है ना। दुर्खाइम और इन पे मार्क्स कहता है कि दुर्खाइम क्या कहता है, कॉज। सबसे पहला है दोनों में अंतर। दुर्खाइम क्या कहता है, जैसे ही समाज बड़ा हो जाएगा, जटिल होगा, काम बांटना पड़ेगा और इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। कार्ल मार्क्स कहता है नहीं नहीं नहीं, पूंजीपतियों को शोषण करना है, इसलिए वो सबके काम बांट देता, उनके शोषण कराता रहता है। दुर्खाइम कहता है कि समाज के बड़े होने की वजह से काम बांटना पड़ता है। कार्ल मार्क्स कहता है शोषण की वजह से काम बांटना पड़ता है, शोषण करने की। तो दोनों में अंतर है। पहले तो कारण का अंतर, तो हम पढ़ रहे हैं दोनों ने काम के बंटवारे को लेकर क्या थ्योरी दी, क्या अंतर है। तो पहला अंतर है कारण। इनने बोला समाज बड़ा होना, इनने बोला कि शोषण। परिणाम, दुर्खाइम क्या कहते हैं, यूनिटी आएगी, सोशल हार्मनी आएगी। इनने कहा नहीं नहीं, पूंजीपति और मजदूर की लड़ाई होगी। ये क्या कहते हैं कि समाज के काम के बंटवारे का परिणाम है इंटरडिपेंडेंस, यूनिटी। इनने कहा पूंजीपति और मजदूर का काम बढ़ जाएगा, लड़ाई होने लगेगी। तो ये कहते हैं काम के बंटवारे से यूनिटी होती है, ये कहते हैं काम के बंटवारे से यूनिटी नहीं होती है। तीसरा है सॉल्यूशन। दुर्खाइम कहता बस वो एबनॉर्मल मत होने दो, वो 3 एबनॉर्मल थे ना यूनिटी खराब करने वाले, तो क्या करो, नैतिक शिक्षा दो। डिफ्यूज लॉ बताया था ना, 2 तरह के, पीनल और डिफ्यूज। सजा को बोलते पीनल और नैतिक शिक्षा। तो लोगों को नैतिक शिक्षा दो, अपना काम करो, दूसरों को परेशान मत करो, इस तरह से नैतिक शिक्षा दो। और कार्ल मार्क्स क्या सॉल्यूशन कहते हैं कि पूंजीपतियों की हत्या कर। तो दोनों अलग अलग सॉल्यूशन बताते हैं। तो कारण भी दोनों के अलग है, समाज बड़ा होना, शोषण।
परिणाम भी अलग अलग है, यूनिटी ना होना, और तीसरा सॉल्यूशन मोरल एजुकेशन और पूंजीपतियों की हत्या। तो डिवीजन ऑफ लेबर 1893 में एक बुक आई थी दुर्खाइम की जिसका नाम है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी या हायर सोसाइटी 1893। छोटे समाज विश्वास, एक मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, बड़ा समाज काम का बंटवारा डिपेंडेंसी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, कानून रिप्रेसिव, कानून रेस्टिट्यूटिव, यहां पर दमनकारी कानून या प्रतिसंतुलात्मक कानून। समझ में आ गया। इसके बाद परिणाम, कारण जनसंख्या का बढ़ना, संपर्क का बढ़ना, समाज का कंट्रोल कम होना, व्यक्तिवादिता का बढ़ना। मुझे नहीं सुनना समाज का, जब तक मैकेनिकल तभी हो सकता है, ध्यान रखना, जब तक आप समाज के नियम मानोगे तब तक यांत्रिक है, क्योंकि आपका समाज पे कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, मैं डिपेंड ही नहीं, मैं क्यों किसी की बात मानूंगा। लेकिन जब समाज बड़ा होगा डिपेंडेंसी आएगी, बात माननी पड़ेगी। तो व्यक्तिवादिता, अब समाज अपनी सोचता है और जिस पे डिपेंडेंसी बस उसकी सुनता है। परिणाम बता दिया, व्यक्तिवादिता। मार्क्स से तुलना भी कर दी। 3 तरह के डिवीजन ऑफ लेबर खराब होते हैं, बिना नियम वाले एनोमिक, दूसरा है जबरदस्ती, मेरी योग्यता है पर मुझे अच्छा काम नहीं मिल रहा और मेरा मन का काम नहीं मिल रहा, और तीसरा है कोऑर्डिनेशन खराब होने। तो ये हमने दुर्खाइम के 3 थ्योरी पढ़ लिए हैं। कल इन तीनों के एमसीक्यूज कराएंगे, कल आपको तैयार रहना है और कल इवनिंग में हम इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। तो आफ्टरनून इवनिंग जब भी टाइम होगा हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू, कल मिलते हैं, धन्यवाद।